अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिदरातुल मुंतहा हेयर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 9th क्लास बायोलॉजी फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट मुस्लिम साइंटिस्ट। टुडेज़ लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट दी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टडी करेंगे कि जो ऑर्गेनिज़म था वो किस ऑर्गेनिज़म था वो पहले एक एटॉमिक लेवल पे था। ठीक है, और उसने एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया और फिर उसने कम्युनिटी बनाई और फिर वो एक बायोस्फीयर लेवल तक पहुंचा। ठीक है, किस तरह से पहुंचा इसकी स्टडी हम करेंगे, इसको हम देखेंगे। सबसे पहला लेवल हमारे पास आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, उसके बाद आता है मोलिकुलर लेवल। जब टू या मोर एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर मोलिकुलर लेवल बनाते हैं। ठीक है, मोलिकुलर लेवल से आगे जो होते हैं ऑर्गेनेलीज बनती हैं। ऑर्गेनेलीज के बाद सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर इंडिविजुअल जो होता है एक इंडिविजुअल बनता है और इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन लेवल बनता है, कम्युनिटी लेवल, और फिर आता है बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सब एटॉमिक लेवल कि सब एटॉमिक लेवल क्या है। ठीक है, हम एटॉमिक लेवल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ एन एटम। ठीक है, मतलब कि देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसको हम ये नहीं देखते कि वो कितना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म अब बन चुका है। हम ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑन द पॉइंट ऑफ एटम। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एटम के पॉइंट के ऊपर था, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट था, इतना स्मॉल था कि उसको हम अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते थे। ठीक है, उस पॉइंट पे हमने एटम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो मेड अप ऑफ होते हैं मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। बट जो मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एटम के। बट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, वो इसके ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, उनके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे जो होते हैं दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से जो 92 होते हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 92 यानी कि आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं हमारे पास, और उन 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बायो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बायो एलिमेंट्स होते हैं। इन बायो एलिमेंट्स में से जो 6 होते हैं वो 99% हमारा टोटल मास बनाते हैं, और जो बाकी जो 1% है, जो बाकी 10 है वो हमारे पास 1% बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लाइंस हैं सब एटॉमिक लेवल की बायो एलिमेंट्स वाली, आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर एंड 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर साल इन्हीं लाइंस में से MCQs लाजमी बनता है कि उसकी परसेंटेज पूछी जाती है कि 92 नेचुरली अकरिंग कितने हैं। 92 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं उन 16 में से भी 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% हमारे पास टोटल मास बनाते हैं, और जो बाकी 10 हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% जो होता है वो मास बनाते हैं। और कौन से वो 6 एलिमेंट्स हैं जो 99% टोटल मास बनाते हैं हमारे पास, जिस तरह है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये जो है हमारे पास 99% टोटल मास बनाते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी का। बाकी जो 10 हैं ये कलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ 1% टोटल मास बनाएंगे। ठीक है ना, और इनकी परसेंटेज और इनके नेम्स के कौन कौन से मॉलिक्यूल एलिमेंट्स किस में हैं, उनकी परसेंटेज हमें लाजमी याद रखनी है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन MCQs वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मोलिकुलर लेवल की तरफ। ठीक है, अब मोलिकुलर लेवल क्या होता है, व्हेन 2 एटम्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, और फिर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, जिस तरह के ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनको किसी ना किसी के साथ कंबाइन होना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंबाइन होते हैं एदर थ्रू आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। जब ये कंबाइन हो जाते हैं बायो एलिमेंट्स, ठीक है, बायो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल बना लेते हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड वन इज़ दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट हम देखते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपना लोअर मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, वाटर है, इन वाटर का वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, ऑक्सीजन होता है उसका भी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा नहीं होता, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे होते हैं साइज़ में भी, ठीक है, और वेट में भी इनके इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती, तो ये होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। एंड नेक्स्ट वन इज़ दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल्स जो कि अपना हायर मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, ठीक है, मतलब वो अपने साइज़ और वेट दोनों के लिहाज से मैक्रो होते हैं, लार्ज होते हैं और हैवी होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स कौन सी हैं। स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मिलकर सेल बनाती हैं, ठीक है, ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाती हैं। अब हम बात करते हैं सेल की कि सेल कितने मतलब सेल की अमाउंट कितनी होती है हमारी बॉडी में। अगर हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में बात करें और प्रोटिस्ट्स में बात करें तो उनमें जो सेल होता है वो सिर्फ सिंगल सेल होता है, ठीक है, एक सेल होता है, एक से ज़्यादा सेल नहीं रखते। कौन? प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल कंटेन करते हैं। जबकि अगर हम बात करें फंजाई की, एनिमल्स की और प्लांट्स की बात करें तो वो जो होते हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रखते हैं, ठीक है, उनके अंदर मतलब सेल्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्गेनेलीज की तरफ। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली जो होती है वो स्पेशलाइज होती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि हर ऑर्गेनेली जो होता है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि एक ऑर्गेनेली अपना फंक्शन छोड़ के दूसरा फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे, ठीक है, इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करना शुरू कर दे, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक जो है वो ऑर्गेनेली है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, वेरी एसेंशियल है ये बिकॉज ये परफॉर्म करती है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के अंदर, और जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जो है रेस्पिरेशन को छोड़कर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर दे और जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन बनाना छोड़कर सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना शुरू कर दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो इसका क्या मतलब है कि जो ईच एंड एवरी ऑर्गेनेली होती है वो स्पेशलाइज होती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, दूसरा कोई फंक्शन किसी ऑर्गेनेली का परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की, जो कि स्पेशलाइज होते हैं फॉर बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स किस तरह से? यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। जब हम ग्लूकोज के साथ लिपिड्स को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हो जाता है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन यही होता है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल की बात करते हैं। जो टिश्यू लेवल होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेक प्लेस होता है, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं ना, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनटू ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। मतलब वो ऑर्गेनाइज होते हैं और अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, और जब वो ग्रुप्स बनाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़ का नाम देते हैं, ठीक है। और जो हर टिश्यू होता है वो अपना ही एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसी तरह से जिस तरह से ऑर्गेनेलीज जो होती हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है, इस तरह से टिश्यूज़ भी जो होते हैं वो अपना ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब टिश्यूज़ की बात करते हैं तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़, दोनों डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यूज़ कौन से हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ में आता है एपिडर्मल टिश्यू और सेकंड वन इज़ द ग्राउंड टिश्यू। अगर हम एनिमल टिश्यूज़ में देखते हैं तो उसमें आता है नर्वस टिश्यू
और सेकंड वन इज़ दी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है वो कहाँ होता है। जो एनिमल्स, ठीक है, एनिमल का टिश्यू है नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रेन में होते हैं। और जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो मिलकर ही ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं ब्रेन, ठीक है। फिर जो हमारा ब्रेन है ये वर्किंग कर रहा होता है। अगर हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के, इन मस्कुलर टिश्यूज़ का क्या फंक्शन होता है, तो ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के लिए, ठीक है। हम मसल्स को कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ का काम होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि हम देखते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म्स पे देयर स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन, ठीक है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो एनिमल्स हैं और सेकेंडली प्लांट्स हैं। पहले प्लांट्स के ऑर्गन हैं स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स। इसी तरह से दूसरी साइड पे एनिमल्स हैं, उनके ऑर्गन आते हैं हार्ट है, ब्रेन है, लीवर, किडनी, स्टमक, ठीक है, वो एनिमल्स के ऑर्गन है। लेकिन जो प्लांट्स के ऑर्गन हैं वो स्पेशलाइज नहीं होते, ठीक है ना, उनका कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं होता, उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, उन्होंने सिर्फ सिंपल से फंक्शन परफॉर्म करने हैं। रूट का क्या फंक्शन है हमको हमें पता है, स्टेम का, लीव्स का, फ्लावर्स का, इन्होंने कोई कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल ऑर्गन्स की, तो जो एनिमल ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्होंने अपने डिफ़िकल्ट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। जिस तरह हार्ट है, तो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को सप्लाई करना, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई को देखना, ये हार्ट का काम है, हार्ट इसको करता है, काम को सर अंजाम देता है। ब्रेन का काम है, जिस तरह लीवर है, किडनी है, ये तमाम जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस रखते हैं, इनके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं ऑर्गन की, जो कि स्टमक है। स्टमक की बात करते हैं। स्टमक के दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करनी होती है, ठीक है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड सेकंड ये वर्क अपना परफॉर्म करता है स्टोरिंग ऑफ फूड, कि इसने फूड को स्टोर करना होता है, ठीक। इसके टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट होते हैं इन इट्स स्ट्रक्चर। जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर दो तरह के जो होते हैं वो टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को, ताकि वो प्रोटीन की डाइजेशन कर सकें, ठीक है। और ये प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है किस तरह से होती है, थ्रू मस्कुलर टिश्यू होती है, ठीक है ना। और मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, स्टमक जो होता है, स्टमक की वॉल्स होती हैं उनको कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, स्टमक की वॉल्स को कंडक्ट करता है। और जो मस्कुलर टिश्यू है वो ग्राइंडिंग ऑफ फूड अच्छी तरह से करता है, ठीक है ना। और जब मसल्स को वो कंट्रैक्ट करता है तो वो फूड जो है वो हमारे स्टमक के पोस्टीरियर एंड की तरफ चली जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई ये बात कि जो स्टमक होता है उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो वो डाइजेशन ऑफ फूड परफॉर्म करता है, एंड सेकेंड उसका काम होता है कि वो उसने स्टोरिंग फूड करना होता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं स्टमक का, उसके अंदर दो तरह के जो हैं टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू, जो कि सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को, ताकि गैस्ट्रिक जूस वो क्यों प्रोड्यूस करता है, ताकि प्रोटीन की डाइजेशन हो सके, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन हो सके, प्रोटीन की डाइजेशन हो सके। और दूसरी तरफ जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ क्या कर रहे होते हैं, वो जो है जो हमारी फूड थी उसको सारे को ग्राइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, च्यूइंग कर रहे होते हैं, मतलब कि उसको लिटिल पीसीस के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमारी फूड को। और ठीक है, मसल्स जो स्टमक वॉल्स होती हैं उनको कंट्रैक्ट कर रहा होता है। फिर जब मसल वॉल्स जो होते हैं ग्राइंडिंग कर लेता है फूड की अच्छी तरह से, तो वो मसल्स को स्टमक की वॉल्स को कंट्रैक्ट करता है, और जो फूड होती है वो पोस्टीरियर एंड तक स्टमक के चली जाती है। सो टू टिश्यूज़ परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस विच कलेक्टिवली बिकेम द फंक्शंस ऑफ स्टमक बन जाते हैं, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल के बारे में कि इंडिविजुअल लेवल क्या है। डिफरेंट इंडिविजुअल लेवल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टडी करते हैं हमारे इंडिविजुअल लेवल्स के बारे में। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म बनाने के लिए एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखें, एक ऑर्गेनिज्म था जो कि स्टार्ट में क्या था, सिर्फ एक एटम था। ठीक है, एटम कितना था कि जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र भी नहीं आता। ठीक है, उसने क्या किया, मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिज बनाए, फिर टिश्यू बनाए, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाया। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना हमारे पास, एक पूरा इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, यानी कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बनाया, एक पूरा इंडिविजुअल बना लिया और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लिया। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जब इंडिविजुअल वर्क कर रहा होता है कोई भी, तो उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर बॉडी की हर चीज़, ऑर्गेनिज्म की हर पार्ट, हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। जिस तरह के हम बात कर लेते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है वो रनिंग कर रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है, ये कोई भी हार्ड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, तो उसका क्या होगा, सबसे पहले तो जो होता है उसके ना सिर्फ मसल्स वर्किंग में आएंगे जब वो दौड़ रहा होगा या कोई भी हार्ड एक्सरसाइज कर रहा होगा, यानी कि किसी चीज़ को उठा रहा होगा, कर होगा, अपलिफ्ट कर रहा होगा, या वो भाग रहा है, तो ना सिर्फ ये कि उसके मसल्स वर्किंग करें, बट देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। उसकी जो सांस लेने का अमल है वो भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, वो भी बढ़ गया है और ज़्यादा, और उसकी क्या हो गई है, हार्ट बीट वो भी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इसकी, देखते हैं, बात करते हैं कि मैन इज़ रनिंग इंगेज्ड है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गई, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो गया, तो दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स विच में नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, स्टूडेंट्स को समझ आया कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से बना था, और उसका ने जब एक एक्सरसाइज परफॉर्म की तो उसका ना सिर्फ मसल्स ने वर्किंग किया बट उसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ हुई और उसकी जो थी वो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, पॉपुलेशन लेवल की बात करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। अब हमें ये नहीं पता कि स्पीशीज़ क्या है, व्हाट इज़ स्पीशीज़। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। दैट स्पीशीज़ इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि कैपेबल होता है ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना, ये यानी कि ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो कि इंटरब्रीड करते हैं और नेक्स्ट अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़। तो पॉपुलेशन हम देखते हैं उसमें क्या होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, लेकिन उनकी स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि जो स्पीशी, सेम स्पीशी का मतलब क्या है, ये क्या है कि सेम स्पीशीज़ में कैट और रैट नहीं आ सकते। ठीक है, सेम स्पीशीज़ के अंदर कैट और कैट की ही बात करेंगे। जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कैट और रैट को इंटरब्रीड नहीं कराएंगे, जबकि कैट को कैट के साथ ही इंटरब्रीड कराएंगे। मीन टू से दैट सेम स्पीशी होने का मतलब ये है कि स्पीशी सेम होनी चाहिए। कैट है तो उसके साथ कैट ही इंटरब्रीड करेगी, कोई रैट, चूहा इंटरब्रीड नहीं करेगा। ठीक है, कैट का कैट के साथ ही इंटरब्रीड करना ये स्पीशीज़ कहलाता है। और पॉपुलेशन में भी हम यही देखते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो सेम स्पीशीज़ के हों जो कि लोकेटेड होते हैं एट द सेम प्लेस के ऊपर एट द सेम टाइम। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉपुलेशन लेवल कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मींस द रेट ऑफ द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव। जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो वो हमारे पास वो एरिया, उस इन्वायरमेंट का क्या कहलाता है, वो हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिटी लेवल के बारे में कि कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद द सेम इन्वायरमेंट। मीन टू से दैट कि जिस तरह इंडिविजुअल्स थे ना, डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंबाइन हुए थे। ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंबाइन हुए थे तब उन्होंने पॉपुलेशन बनाया था, पॉपुलेशन लेवल बनाया था। इसी तरह से जब हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन होंगी तो वो कम्युनिटी बनाएंगी। कम्युनिटी किस तरह से, अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। जिस तरह ह्यूमन बींग्स भी हैं, यहाँ पे कैट भी है, यहाँ पे रैट भी हैं और एनिमल्स भी हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन जो है, डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशंस है ना।
ठीक है। और ये प्रेजेंट है इन दी सेम हमारी कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, ठीक है। पॉपुलेशन सेम नहीं है। पॉपुलेशन सेम होने का क्या मतलब है कि स्पीशी भी सेम हो, बट डिफरेंट पॉपुलेशन है जिसका मतलब क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ भी डिफरेंट हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं ये आपस में इंटरेक्टिंग कर रही होती हैं, ठीक है, इंटरेक्टिंग विद वन अदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कम्युनिटी लेवल के अंदर कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ शामिल होती हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में भी कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी। फॉरेस्ट को हम कंसीडर करते हैं कि ये भी एक कम्युनिटी है। इट इंक्लूड्स करता है डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर डिफरेंट प्लांट्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड द एनिमल स्पीशीज़। ये सारे क्या हैं, ये डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशंस हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशंस का सेम कम्युनिटी के अंदर होना क्या कहलाता है, कम्युनिटी लेवल कहलाता है, ठीक है। बट द इशू इज़ दैट communities are collection of organisms in which one population may increase and the other may decrease। जब हम communities की collection की बात करते हैं तो इसके अंदर जब एक population increase होती है तो दूसरी population क्या है, वो automatically decrease हो जाती है। Understand? नेक्स्ट एंड लास्ट लेवल है हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज द बायोस्फीयर। मीन टू से दैट ये पूरा जो हम रह रहे हैं ये पूरा एक बायोस्फीयर है ना, इसके अंदर सारी कम्युनिटीज़, जितनी भी कम्युनिटीज़ है वो इनहिबिट है, वो रह रही हैं। तो ये ओवरऑल ये सबको मिलाकर क्या बनेगा, ये सारा का सारा हमारा बायोस्फीयर लेवल कहलाएगा, ठीक है। जो बायोस्फीयर लेवल होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट्स करते हैं ऑल इकोसिस्टम्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अदर वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको देखते हैं, ये हमारा टॉपिक तो एंड हो गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब हम देखते हैं इस इस टॉपिक को, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इसके अंदर से MCQs आपको बताए थे। MCQs में से जो अब एटॉमिक लेवल की लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा मोलिकुलर एग्जांपल जो है, मोलिकुलर लेवल की जो टाइप्स हैं, मोलिकुलर, माइक्रो और मैक्रो, इनकी एग्जांपल्स MCQs के तौर पे आ सकती हैं, ठीक है। बट ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूरा नहीं आता, बट लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पे नोट लिखें, ठीक है। राइट एंड नोट ऑन ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिर्फ ऑर्गन सिस्टम लेवल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। या तो फिर वो ये पूछ सकता है कि कम्युनिटी लेवल और पॉपुलेशन लेवल के ऊपर नोट लिखें, ठीक है। मीन टू से दैट एक या दो डेफिनेशन पूछेगा, लेकिन पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं आता। लेकिन फिर भी हमने इसको तैयार पूरा करना है MCQs की वजह से और शॉर्ट क्वेश्चंस की वजह से, क्योंकि मोस्टली पूछा जाता है कि डिफ़ाइन बायोस्फीयर लेवल, डिफ़ाइन पॉपुलेशन क्या है, या डिफ़ाइन इंडिविजुअल लेवल पूछ लेते हैं, ठीक है। मतलब कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, MCQs भी इसमें से बनते हैं, और एज एन लॉन्ग क्वेश्चन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आपसे वो एग्जामिनर पूछ सकते हैं। आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से हर लिहाज से तैयार करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने वीडियो देखा, इसको पसंद किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ दिया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली लेक्चर वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।